नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो होली के बाद मेरी ये पहली क्लास है, दीपावली के बाद सॉरी है ना, दीपावली के बाद असल में आदमी इतना मुग्ध हो जाता है कि होली को दीपावली और दीपावली को होली बोलने लगता है। तो होली के बाद है, बच्चे याद दिला रहे हैं कि होली के बाद है। तो ये मेरा सब्जेक्ट जो चल रहा था, जैसा आपको मालूम था, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात CRPC। और CRPC की आज हम बताने जा रहे हैं आपको धारा 3 से लेकर के धारा 6 तक। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो हम बताते जाएंगे। इसके पहले हमने धारा 2 पढ़ाई थी, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। और ये क्लास हमारी कौन सी है? 5वीं क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम लेते हैं धारा 3। तो धारा 3 में है निर्देशों का अर्थ लगाना, है ना। तो हमारी पुरानी CRPC थी और नई CRPC है। तो पुरानी CRPC में जो बातें थीं कुछ अलग हट के नई CRPC में है। तो उस संबंध में कुछ निर्देश हैं कि यदि इस वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट आएगा तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा। तो हमने पूरी धारा नहीं ली है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके वो हमने लिया है। तो जैसे कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का अगर मतलब हमको निकालना है महानगर क्षेत्र में, है ना। तो महानगर क्षेत्र में इस तरह के प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, वहाँ पे केवल एक वर्ग है, वो क्या है? महानगर मजिस्ट्रेट। तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा कि वो बात महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में है। जैसे कि कोई विचारण है, यदि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है उसमें, अगर वो मामला महानगर क्षेत्र का है तो उसका विचारण कौन करेगा? आपका महानगर मजिस्ट्रेट करेगा, है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं, तो जैसा हमने पहले बताया था आपको कि जो हमारी पुरानी CRPC थी उसमें 3 वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। लेकिन जो हमारी नई CRPC है उसमें तृतीय वर्ग का मजिस्ट्रेट का प्रावधान नहीं है ना। तो यदि कहीं पे तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट शब्द आ रहा है ना, कि तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट शब्द आ रहा है, तो उसका क्या मतलब निकालेंगे? तो उसका मतलब निकालेंगे हम कि ये बात जो किसके प्रति है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति है ना। और महानगर क्षेत्र में क्या मतलब निकालेंगे? महानगर क्षेत्र में मतलब निकालेंगे कि वो बात किसके लिए है? महानगर मजिस्ट्रेट के लिए है। फिर जैसा कि हमने बताया कि जो अपने नगर हैं तो वहाँ पे आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम CGM बोलते हैं, है ना। और महानगर क्षेत्र में ये CGM का नाम बदल के क्या हो जाता है? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, है ना, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। तो अगर कहीं पे CRPC में अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है और वो मामला कहाँ का है? महानगर क्षेत्र का है, तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा कि वो किसके प्रति निर्देश है? वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। तो इतना आप समझ गए होंगे, है ना। ये लगभग 3 ही कैटेगरी के इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इसका आपको जो है आंसर जो देना है वो हमने आपको पहले से बता दिया। चलिए अब हम अगली धारा चलते हैं। अगली धारा हमारी धारा 4 है। तो महत्वपूर्ण धारा है और समानता जैसा होता है ऐसे ही होता आया है। तो भारतीय दंड संहिता एवं अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, जब IPC पढ़ा रहे थे कि IPC जो है वो कंप्लीट नहीं है, अपराधों के बारे में IPC कंप्लीट नहीं है। IPC के अलावा भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, कानून हैं जिनमें अलग अपराध हैं। तो वही बात हमारी धारा 4 में कही गई है कि यदि कोई अपराध IPC के अधीन है अपराध किया जाता है ना, मैंने ऐसे अपराध जो IPC के अधीन होते हैं तो उनका विचारण किससे होगा? CRPC करेगी। मैंने जो भी इसका जांच है, विचारण है, अन्वेषण है, वो किस प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो हमारे CRPC में है। लेकिन यदि कोई अन्य विधियां हैं, अन्य विधियों के अधीन अपराध है, तो उनका विचारण जो है वो, यदि उसके बारे में वहाँ पे कोई विशेष प्रावधान है तो उन प्रावधानों के अधीन उसका अन्वेषण वगैरह, अन्वेषण है, जाँच है, विचारण है, ये होगा। तो IPC के अधीन अपराधों का विचारण समानता किसके अधीन होता है? CRPC के अधीन। और कोई जो अन्य अपराध हैं, जो अन्य कोई विधियां हैं, उनके अधीन अपराधों का विचारण जो है वो, यदि उनमें विचारण की प्रक्रिया अलग से दी गई है तो उसके अधीन जो है वो उसका विचारण होगा। चलिए बहुत सिंपल है ये। अब हम बात करते हैं धारा 5 की। तो धारा 5 में जो है वो ये कहा गया है कि जो अपनी CRPC है ना, और कोई अन्य कोई विशेष या स्थानीय विधि है, तो यदि किसी विशेष या स्थानीय विधि में विचारण की प्रक्रिया कोई अलग दी गई है तो हमारी CRPC जो है वो उस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कि नौसेना अधिनियम।
तो नौसेना अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध गठित होता है तो नौसेना अधिनियम जो है वो एक विशेष विधि है। तो नौसेना अधिनियम में जो विचारण की प्रक्रिया दी गई है वही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, ना कि CRPC की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो इसमें यही कहा गया है कि कुल मिला के अगर हम संक्षेप में कहें कि प्रतिकूल उपबंध ना होते हुए, माने कि कोई विरोधी उपबंध ना होते हुए होने की दशा में CRPC या अन्य CRPC जो है अन्य स्थानीय विधि, अन्य स्थानीय या विशेष विधि को में जो प्रक्रिया दी गई है उसको क्या करेगी, प्रभावित नहीं करेगी, उसको प्रभावित नहीं करेगी। मन अन्य विधि में जो प्रक्रिया दी गई है, अगर अपराध भिन्न है, उस विधि में अधीन कोई अपराध है तो उस विधि के अधीन जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें कोई CRPC इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। माने उन विधियों को जो विशेष विधि हैं, स्थानीय विधि हैं, उनमें कोई स्पेशल प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया को जो है वो CRPC प्रभावित नहीं करेगी। अच्छी बात है ये। फिर अगला हम चलते हैं तो अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 में एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि अध्याय 2 किस धारा से किस धारा तक में है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बनाने की प्रकृति इस तरह की देखी जा रही है कि अध्याय में कहाँ से किस धारा तक है, इस तरह क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कई अध्यायों में। तो यहाँ पे भी हम ध्यान रख लें, इससे हमको क्या हो कि धारा याद रखने में हमको जो है वो सुविधाजनक भी हो गई है। तो अध्याय 2 हमारा किस धारा से किस धारा तक है, धारा 6 से लेकर के 25 का तक, धारा 6 से लेकर 25 का तक है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसका सब्जेक्ट क्या है, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन किस प्रकार से होता है, इससे आप क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो धारा 6 देखते हैं हम, धारा 6 क्या है। तो धारा 6 जो है वो दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में प्रावधान करती है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी धारा जो है वो दंड न्यायालयों के वर्ग, है ना, दंड न्यायालय जो है आपके उनके कैटेगरी के बारे में प्रावधान करती है। तो कौन सी धारा करती है आपकी, धारा 6 करती है। और धारा 6 में जो है वो कितने न्यायालय के वर्ग, कितने वर्ग न्यायालय दिए गए हैं। तो धारा 6 में देखते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 वर्ग के न्यायालय इसमें बताए गए हैं। और यदि हम हाई कोर्ट को शामिल कर लें या जो कोई स्थानीय विधि है उनके अधीन गठित न्यायालय, तो वो अपने अलग वर्ग हैं। तो मुख्य रूप से 4 वर्ग बताए गए हैं इसमें। चलिए हम धारा को देखते हैं। तो हर राज्य में, है ना, हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश अपना राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो हर राज्य में क्या होगा कि उच्च न्यायालय, है ना, हर राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं अपने जहाँ पे उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय से जो है वो 2 या 3 राज्य जो है वो कवर करते हैं। तो उच्च न्यायालय और अन्य विधियों, बहुत सारी विधियां हैं, अन्य विधियों के अधीन जो है वो गठित न्यायालयों के अलावा, माने वो तो होंगे ही, उसके अलावा जो है न्यायालय के कितने वर्ग होंगे, 4 वर्ग होंगे। तो पहला वर्ग कौन सा देखते हैं हम, पहला वर्ग है आपका सेशन न्यायालय। तो इसको अपन जिला न्यायालय बोल सकते हैं, है ना, हर जिले में समानते, हर जिले में जो है वो जिला न्यायालय होता है। और जिला न्यायालय में हम देखते हैं तो 2 वर्ग इसमें बनते हैं आपके मुख्य रूप से। वो कौन कौन से बनते हैं, डीजे का न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय, और एडीजे, है ना, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का न्यायालय। तो इस सेशन न्यायालय में के वर्ग में जो है वो 2 उपवर्ग भी आते हैं आपके, है ना। एक तो डीजे का न्यायालय, जिसको जिला न्यायाधीश का न्यायालय है, जिला का सबसे बड़ा न्यायालय आपका जो है वो डीजे का न्यायालय है। और डीजे की सहायता के लिए उसके अधीनस्थ जो है वो अतिरिक्त डीजे होते हैं, तो वो उनके भी अपने न्यायालय होते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरा होता है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, है ना। तो ये कई हो सकते हैं, ये सुविधानुसार है कि हर जिले में जो है वो कोई संख्या निश्चित नहीं है, ये सुविधानुसार जो है बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे काम की कितनी अधिकता है, अगर अधिक काम है तो अधिक होते हैं, कम से कम 20-20, 25-25 भी हो सकते हैं। ये किसी ज़िले में 10 हो सकते हैं, किसी ज़िले में 5 हो सकते हैं, किसी ज़िले में 50 भी हो सकते हैं। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। और यदि हम महानगर क्षेत्र की बात करें तो हमने बताया था कि महानगर क्षेत्र किसको बोलते हैं, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है ना, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसे जो है महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वो महानगर की श्रेणी में आएगा। तो महानगर श्रेणी में कौन से कहलाएंगे आपके, महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, है ना, महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय। और अगर महानगर नहीं है, नगर है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। फिर चलिए हम तीसरा वर्ग देखते हैं। तो तीसरा वर्ग में आपका द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ये आपके नगर में होते हैं। महानगर में ये इस तरह के न्यायालय नहीं होते हैं। महानगर में चूँकि प्रथम और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे केवल महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, वहाँ पे द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय नहीं होता है।
तो ये तो अपने पूरे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय हो गए। इसी तरह से दूसरा जो खंड बताया गया चौथे खंड में, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो बहुत सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं अपने यहाँ पे। चलिए हम उसमें भी देख लें कौन कौन से हो सकते हैं आपके। जैसे कि सबसे बड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है आपका जिला मजिस्ट्रेट, है ना, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर्स को बोलते हैं अपन। तो इनका अपना न्यायालय होता है। तो ये सबसे बड़ा, जिले का सबसे बड़ा कार्यपालक न्यायालय कौन सा है आपका? जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय, है ना। उसके बाद जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, तो जिलों को जो है वो खंडों में बांटा गया होता है। तो हर खंड का प्रमुख कौन होता है? आपका डिप्टी कलेक्टर होता है। इसको खंड विकास अधिकारी भी बोलते हैं। तो वो आपका जो है वो उपखंड मजिस्ट्रेट, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एडीएम बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? एडीएम। ये समानतः कौन होते हैं? डिप्टी कलेक्टर हैं। डिप्टी कलेक्टर को जो है वो एडीएम बोलते हैं और इनका भी अपना न्यायालय होता है। तो दूसरे स्तर का न्यायालय कौन सा हो गया? उपखंड मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो गया। और उसके अलावा जो तीसरे वर्ग के मजिस्ट्रेट होते हैं वो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आपका जैसे तहसीलदार है, आपका नायब तहसीलदार के न्यायालय, तो इस तरह के न्यायालय आपके जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कहलाते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। खासतौर से जो हमने अधीनस्थता बताई है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आगामी वाली धाराओं में आपको जो समझने में सुविधा होगी। तो अब हम अगले बार से अगली क्लास में हम जो है वो न्यायालयों के गठन के बारे में बताएंगे। किस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्तिकर्ता कौन होता है, राज्य सरकार करती है या हाई कोर्ट करती है, या हाई कोर्ट राज्य सरकार के परामर्श से करती है, राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से करती है। तो न्यायालयों का गठन कौन करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अगली क्लास में हम वो आपको बताएंगे। अगर आपने इतना समझ लिया है ना, धारा 6 के जो दंड न्यायालय के वर्ग हैं और उसके अलावा हमने जो और कुछ चीज़ें बताई हैं, यदि उन चीज़ों को आप समझ गए हैं तो आपको अगली धाराएँ समझने में जो है बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आज हमारी यहीं तक रहेगी क्लास। कल हमारी क्लास में फिर लगेगी। तो इसके आगे धारा हम 7 से बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग उसको देखिएगा। यदि आपको पसंद आया तो आप इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आगे हमारे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हमारे न्यू अपडेट आपको मिलते रहें, तो आप इसको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। ये मेरी सिविल जज ADPO की क्लास है। तो ऐसे सभी छात्र जो आपके LLB कर रहे हैं और भविष्य में सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे हमारे मित्र जो LLB कर चुके हैं, तो वकालत कर रहे हैं, या कोई सिविल जज ADPO वगैरह की या कोई अन्य इस तरह के लॉ एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये YouTube चैनल बहुत उपयोगी है और इसमें हम जानकारी भी देते रहते हैं आपको। तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है, क्योंकि सिविल जज में जो है पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होता है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको जो है वो 4 पेपर होते हैं, इसमें आपको लिखना होता है। उसके बाद आपका जो है वाइवा या इंटरव्यू होता है। तो ये किस तरह से होता है, इस तरह का वीडियो भी हमने पहले बना चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और बीच में कभी मैं सोच रहा हूँ उस तरह कि जो 2021 सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसमें कट ऑफ मार्क्स क्या हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या है, हम जनरल कट ऑफ मार्क्स, ST का, OBC का, क्या क्या कितने नंबर पे जो है वो जनरली कट ऑफ मार्क्स, मतलब कि प्री आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं बताऊंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो तक विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।